नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एट स्टडी परिवार में। जैसा कि आप जानते हैं कि एट स्टडी की ओर से आप लोगों के 1000 पेस ईयर के क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, जिसमें 29 पार्ट आ चुके हैं, यानी कि 290 क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं। हम इसके 1000 पेस ईयर के क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। इन 1000 पेस ईयर के क्वेश्चन आप इनको क्वेश्चन की ओर से मत लीजिएगा, ऐसे देखिएगा कि 1000 टॉपिक कवर होंगे। और वो कौन से टॉपिक होंगे जो करंट से संबंधित है। आप दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि करंट से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन तो PYQ के हैं, यानी कि पीएस ईयर के अंदर आए जो क्वेश्चन है वो आपने लिए हैं, तो करंट से कैसे संबंधित हो गए। देखिए, करंट से ऐसे संबंधित हो गए कि हम वो PYQ लेते हैं जो फिलहाल ही में करंट में कोई भी टॉपिक चर्चाओं में रहता है, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि पीएस ईयर के अंदर पूछा गया है तो वो क्वेश्चन हम लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो टॉपिक तैयार होता है जो हाल ही में यानी करंट के अंदर चर्चाओं में है, उससे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है। तो वहां से आपका वो टॉपिक तैयार हो जाता है। कैसे क्वेश्चन क्रिएट करता है कोई भी संस्था, वहां से आपको पैटर्न पता चल जाता है। तो इसके 29 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ये इसका 30वां पार्ट है, तो आइए ये देख लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है जो 2015 के अंदर आया था कि H1N1 वायरस कभी कभी समाचारों में उल्लेखित किया जाता है, निम्नलिखित में से यह किस रोग से संबंधित है। और हाल ही में क्या चर्चाओं में है, हाल ही में चर्चाओं में है H3N2। तो ये चर्चाओं में आया हुआ है, ये किससे संबंधित है, कौन सा वायरस है, किस बीमारी से संबंधित है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आया था H1N1 पे। अब क्वेश्चन आ सकता है H3N2 पे, क्योंकि अभी चर्चाओं में कौन है, ये चर्चाओं में है, तो इसके ऊपर सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए H3N2 वायरस जो है, जो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित किया जाता है, निम्नलिखित में किस रोग से संबंधित है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक यदि चर्चाओं में रहता है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन से संबंधित मैंने आपको ये चीज बता दी है कि हाँ, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। यहां से क्या हो गया, आपको पैटर्न पता चल गया और हमें क्या तैयार करना है ये पता आपको चल गया। तो ये किससे संबंधित है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू से संबंधित है। ये तब पता चल गया कि किससे संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2009 में H1N1 के कारण होने वाली फ्लू को वैश्विक महामारी घोषित किया था। कब, 2009 के अंदर। ठीक है, स्वाइन फ्लू के लक्षण जो होते हैं वो बुखार, खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी और शरीर में दर्द शामिल है। तो ये इसके लक्षण हैं। इनको महामारी घोषित किया गया था वैश्विक रूप से 2009 के अंदर। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, स्वाइन फ्लू से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्वाइन फ्लू, यानी कि डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2016 के अंदर आ गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन है कि किसी भी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होती है। तो ये सही है कि नहीं है, कुछ और है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, दूसरा कथन है कि समय पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही मान्य होती है, यानी कि कोई यदि इसका टाइम पीरियड 5 साल है और 2 साल में गठित हो गई है तो बाकी 3 साल के लिए ही वह मान्य होगी। तो ऐसा क्या है या नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 F के अनुसार ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है, वो होती है 21 वर्ष। और ये किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 243 के F के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान की धारा 243E के 4 के अनुसार पंचायत की अवधि समाप्ति से पहले यदि पंचायत का विघटन गठित हो जाता है, यानी विघटित हो जाता है, और फिर गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करती है। ठीक है, तो दूसरा कथन था वो तो है सही, मगर न्यूनतम आयु दी गई है यहाँ पर 25 वर्ष, है कितनी, 21 वर्ष। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर हमसे सही पूछा गया है तो हम लगा के आएंगे बी, यानी कि केवल 2। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी बंद है। वो कौन सी अनुसूची है, क्या वो दूसरी अनुसूची है, 5वीं है, 8वीं है या फिर 10वीं है। तो अनुसूची संबंधित कोई भी टॉपिक चर्चा में रहा होगा, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया है। ये आप बेसिक आंसर है, आप भी जानते हैं कि इसका आंसर डी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, यह वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। देखिए, क्या होता है कि 52वें संविधान संशोधन फिर भी याद रह जाता है, हो सकता है कि ईयर भूल जाए।
1985। किसी तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट करा जा सकता है, फैक्चुअली कंसेप्चुअली क्वेश्चन क्रिएट होते रहते हैं, तो उसके फैक्ट और कंसेप्ट दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह दल बदल क्या है? दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है, ठीक है। जो अपने दल बदल चेंज कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए है। इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अयोग्य करार देना, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे, ठीक है, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कानून लाया गया था। और ये कहां पर संबंधित है? फैक्ट है 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। तो आंसर तो आपको पहले पता चल गया था कि इसका आंसर डी है, मगर कुछ फैक्ट कंसेप्ट रह गए थे, वो हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जो 2016 के अंदर पूछा गया था कि बल हंगर यानी कि वैश्विक हंगर इंडेक्स रिपोर्ट गणना के लिए IFPRI द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, या फिर कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग किया जाता है? अल्पपोषण है, चाइल्ड स्टिंग है, बाल मृत्यु दर है। तो 4 का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें 3 दिए गए हैं, सही है कि नहीं है आइए चेक कर लेते हैं। और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हो सकता है कि इंडेक्स के बारे में फैक्चुअल चीजें ना पूछी जाए, कंसेप्चुअली पूछी जाए, उनके कौन कौन से संकेत यूज करता है, कौन इसको जारी करता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वर्ष 1975 में अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। देखिए, हमें यहां से पता चल गया कि इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा और कब की गई थी। 1975 में अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी, जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने, भूख और कुपोषण समाप्त करने हेतु अनुसंधान आधारित नीति समाधान प्रदान करता है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख की स्थिति को व्यापक रूप से मापने, ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण है। भूख की स्थिति में निपटने हेतु प्रगति और असफलता का आकलन करने हैं GSI का स्कोर गणना की जाती है। उसके क्या क्या आयाम है? अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति, बाल मृत्यु दर, बच्चे का अल्पपोषण। कौन कौन से संकेत यूज किए जाते हैं? वो है अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टिंग और बाल मृत्यु दर। वहां पर 3 दिए गए हैं, अल्पपोषण, चाइल्ड स्टिंग है और बाल मृत्यु दर है, तो तीनों है। 4 यूज किए जाते हैं, उनमें 3 दिए गए हैं और सही पूछा गया है, तो तीनों सही है, इसका आंसर हो जाता है डी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है 2010 के अंदर आया है, इसमें पूछा गया है कि क्लोरोक्वीन जैसी दवाओं के लिए मलेरिया परजीवी के व्यापक प्रतिरोध ने मलेरिया से निपटने के लिए मलेरिया का वैक्सीन विकसित करने के प्रयास को प्रेरित किया है। यह प्रभावी मलेरिया वैक्सीन विकसित करना कठिन क्यों है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया है। देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला विकल्प है मलेरिया प्लास्मोडियम कई प्रजातियों के कारण होता है। पहला कथन क्या दिया गया है कि मलेरिया प्लास्मोडियम की कई प्रजातियों के कारण होता है ऐसा। या दूसरा कथन है कि प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मनुष्य मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर सकता है। सी में दिया गया है कि वैक्सीन केवल बैक्टीरिया के खिलाफ विकसित किए जा सकते हैं। और डी में दिया गया है कि मनुष्य केवल एक मध्यवर्ती मेजबान है, अंतिम मेजबान नहीं है। तो क्या इसके लिए सही होगा, ये चेक कर लेते हैं। देखिए, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के माध्यम से फैलती है। मलेरिया परजीवी में प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने की असाधारण क्षमता होती है, जो एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने में आने वाली कठिनाइयों की व्याख्या करता है। RTS AS01 छोटे बच्चों में मलेरिया के खिलाफ आंशिक सुरक्षा प्रदान करने वाली अब तक की एकमात्र वैक्सीन है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर है बी, क्योंकि प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मनुष्य में मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर सकता, तो इसका आंसर बी है। आइए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है, कौन सी प्रमुख विशेषता हो सकती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, देख लेते कौन कौन से दिए गए हैं। ए में है कि यह अनिवार्य रूप से एक सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत संसाधनों के माध्यम से किया गया निवेश है। ठीक है, उनके साधनों से के माध्यम से किया गया निवेश है। बी में क्या है कि यह बड़े पैमाने पर गैर ऋण उत्पन्न करता पूंजी प्रवाह है। सी है कि इसमें ऋण सेवा शामिल है।
डी है कि यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति में किया गया निवेश है। तो क्या हो सकता है सटीक आंसर इसका, आइए चेक कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई भारत से बाहर के निवासियों व्यक्तियों द्वारा पूंजी उपकरणों के माध्यम से किया गया निवेश है। यह सूचीबद्ध भी और असूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा पूरी तरह से पेड अप इक्विटी पूंजी का 10% या फिर इससे अधिक, ठीक है। इस प्रकार एफडीआई किसी सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध कंपनी में हो सकता है। ऐसा देखिए क्या है कि क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं, उनके कथन अलग तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। एफडीआई बोल दिया कि केवल जो है सूचीबद्ध में ही कंपनी में हो सकता है या फिर गैर सूचीबद्ध में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कथन क्रिएट किए जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही साधारण आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे कि आपको नहीं पता होगा। पहली बार आपको ये लगता होगा कि सर मैं एग्जाम देने जाता हूं और वहां पर मुझे ये महसूस होता है कि जितने भी टॉपिक आए हैं, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं वो मैंने उनको पढ़ाया, मैं फिर भी आंसर नहीं दे पाता हूं, कुछ बेसिक चीजें भूलता हूं, जैसे कि साधारण बहुमत है या विशेष बहुमत है या फिर किस तरह से इसका आंसर क्या होगा, सटीक चीजें भूल जाता हूं। तो यही चीजें होती हैं कि एफडीआई की सूचीबद्ध है या गैर सूचीबद्ध है या फिर दोनों हैं, ये बेसिक चीजें आप भूलते हैं और बेसिक चीजें ही वहां पर गलत कराई जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या सर बता रहे हैं, ठीक है। एफडीआई के माध्यम से भारत में निवेश की गई पूंजी गैर ऋण उत्पन्नकर्ता पूंजी प्रवाह वाली होती है, ठीक है, और इसमें ऋण चुकाने की अनुमति नहीं है। एक निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है यदि पूंजी उपकरणों में भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति हैं या फिर संस्था है, ठीक है, के द्वारा निवेश किया जाता है। तो आंसर क्या है, यह बड़े पैमाने पर गैर ऋण उत्पन्नकर्ता पूंजी प्रवाह है। इसका आंसर हो गया सटीक बी, इसका आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2013 के अंदर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, तो वो कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर और विदेशों से ऋण, ठीक है। बी में है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति आरबीआई एसडीआर सन होल्डिंग्स, ठीक है। सी में दिया गया है कि विदेशी मुद्रा संपत्ति विशेष बैंक से ऋण और एसडीआर। डी है कि विदेशी मुद्रा संपत्ति आरबीआई का सर्ण होल्डिंग्स और विश्व बैंक से ऋण। तो आइए देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर है। देखिए पहले जान लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। तो हाल ही में चर्चाओं में, क्योंकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है बड़ा है, तो हो सकता है यहां से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कोई चीज करंट के अंदर चर्चाओं में हो और क्वेश्चन पूछ लिया जाए ट्रेडिशन के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं को ट्रेडिशनल क्वेश्चन आया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। देख लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक और विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्ति है जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बॉन्ड भी होते हैं, ट्रेजरी बिल भी होते हैं, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां भी शामिल होती हैं। अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो अमेरिका डॉलर के रूप में शामिल होता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडारों को क्या चीज शामिल है, विदेशी मुद्रा संपत्ति है, स्वर्ण भंडार है, विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के पास रिजर्व टेंज है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी का महत्व क्या होता है, यहां से पूछा जा सकता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि यदि हमारी कंट्री में विदेशी मुद्रा भंडार हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है भंडार में, उसके क्या महत्व हो सकते हैं, 4 विकल्प वहां पर मान लीजिए दे दिए जाए, तो ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर महत्व भी जान लेते हैं, कुछ अन्य चीजें पता लग जाएंगी। सरकार के लिए बेहतर स्थिति, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ोतरी भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में सरकार और रिजर्व बैंक को बेहतर स्थिति प्रदान करती है। सिंपल सी बात है। संकट प्रबंधन, एक आर्थिक मोर्चे पर भुगतान जो संतुलन है वो संकट की स्थिति में निपटने में मदद करता है। जितना बड़ा भंडार हुआ, ऐसा कोई संकट पैदा हो गया तो उस पर निपटने में मदद करेगा। रुपए का अभिमूल्यन, बढ़ते भंडार ने डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने में मदद की है। बाजार में विश्वास, यह भंडार बाजारों और निवेशकों को विश्वास का स्तर प्रदान करेगा और देश में अपनी बाहरी दायित्वों को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्व है। यदि कुछ रूप से कथन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका क्या आंसर है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, आरबीआई और एसडीआर का स्वर्ण होल्डिंग्स है। तो आंसर हो गया इसका बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन सा सही है। पहला कथन है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है। तो क्या ऐसा है,
दूसरा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा कथन क्या है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या क्या करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। देखिए ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है या फिर सांविधिक निकाय है, सांविधिक प्राधिकरण है। ठीक है, ऐसे कथन क्रिएट किए जाते हैं और वहां पर कंफ्यूजन बहुत ही शॉर्ट चीज होती है कि क्या वो एक संवैधानिक निकाय है या फिर सांविधिक निकाय है या कौन सा प्राधिकरण है, ऐसा पता नहीं चल पाता। कुछ कुछ चीजें ऐसे कथन क्रिएट किए जाएंगे और वहां पर एग्जाम के प्रेशर में आप बेसिक चीजें भूल जाते हैं कि वो क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, कौन सा निकाय है। तो ठीक है, ये चीजें देखनी है कि आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं देश में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यकाल के चुनाव का संचालन करता है। मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों का प्रावधान होता है, जिसमें वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल है, यानी कि 3 है। जो पहला कथन दिया गया है 5 का, वो गलत हो जाता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में विभाजन विलय से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए आयोग एक अर्ध निकाय शक्ति प्राप्त करता है। देखिए हो सकता है वहां पर थोड़ा सा चेंज कर दे, यानी कि क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा चेंजेस के साथ आता है। क्या कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित निपटान करने के लिए आयोग के पास एक न्यायिक शक्ति होती है, यानी पूर्ण न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये चीजें कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं कि अर्ध निकाय था या पूर्ण निकाय, क्या हो सकता है, किस तरह की शक्तियां उसको प्राप्त है। ये चीज ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि यही बेसिक चीज गलत कराई जाती है। आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव के संचालन के लिए आम चुनाव या उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। जैसे वहां पर दिया गया कि गृह मंत्रालय करता है, तो ऐसा नहीं है। पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ 5 सदस्य है, वो 3 सदस्य है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों 1-2 अलग आयुक्त होते हैं। यहाँ पर चुनाव कार्यक्रम गृह मंत्रालय नहीं, यहीं पे करेंगे। ठीक है, विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है, अर्ध निकाय शक्ति होती है। तो तीसरा कथन सही है, 2 गलत है। तो आंसर क्या हो गया, क्योंकि सही पूछा गया है, आंसर हो गया डी, केवल 3 है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अर्ब प्रकाश वर्ष दूर विकास काले ब्लैक होल्स के विलय का प्रक्षेपण किया है। इस प्रक्षेपण का क्या महत्व है? क्या हिग्स बोसन कणों का अभिज्ञान हुआ है, क्या गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ यानी पता चला है, या वार्म होल से होते हुए अंतर्मदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई है? इसमें वैज्ञानिकों की विलक्षणता वो समझना शुक्र बनाया है। तो क्या बेनिफिट मिला है, आइए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर टॉपिक भी पढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन का आंसर पैटर्न पता चल गया, उसका आंसर पता चल गया, क्या आंसर देना चाहिए, क्या गलतियां कराई जाती हैं, और फिर उसका पता चल जाता है पैटर्न और उस टॉपिक की नॉलेज भी हो जाती है। तो अब ब्लैक होल्स के बारे में जान लेते हैं। इस अवधारणा का सिद्धांत 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया था। ब्लैक होल शब्द जो है वो आर्चिबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया था। आमतौर पर ब्लैक होल 2 श्रेणियों के होते हैं। एक श्रेणी में तारकीय ब्लैक होल की, जो कुछ और सौर द्रव्यमान से बनते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बड़े तारों की मृत्यु से ब्लैक होल बनते हैं। और दूसरी श्रेणी में सुपरमैसिव ब्लैक होल की है, जो कि सौरमंडल के सूर्य की संख्या की तुलना में हजारों गुना संख्या में। ऐसा माना जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल आपस में मिल जाते हैं तो इसका निर्माण होता है। अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल यानी कि अधिष्टिक रूप से इसकी छाया पर पहली छवि जारी की थी, यानी कि इसके फोटो पहली बार भेजी थी। कब हुआ था ये? 2019 में। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे हैं तब बनती हैं जब 2 ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो कब बनते हैं? जब वो एक दूसरे के साथ विलीन हो जाते हैं। तो कुछ ब्लैक होल के बारे में हमने फैक्ट और कंसेप्ट के रूप में जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि गुरुत्वीय तरंग का अभिज्ञान होता है। इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं। एक और दिया गया है नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और दूसरी ओर दिए गए हैं पार्क के माध्यम से बहने वाली, जो उनके यहाँ से आसपास बहने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा है, मानस है, कावेरी है। कौन सा सही सुमेलित है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगा नदी के एक सहायक नदी रामगंगा पार्क के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत है। रामगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? खो है, खोलू है, मंड नदियां हैं। देखिए यहां से क्या चीजें पता चलेगी, एक नेशनल पार्क के बारे में पता चला, कौन सी नदी है मुख्य स्रोत के रूप में वो पता चल गया, और पता चल गया रामगंगा की सहायक नदियों के बारे में। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। यह विश्व के एक सींग वाले गैंडों का लगभग 2/3 की मेजबानी करने वाला एक पार्क है। आप जानते ही हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा है। ब्रह्मपुत्र इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमा बनाती है, जबकि मोरा डल्फू दक्षिण सीमा बनाती है। और पार्क के भीतर एक उल्लेखनीय नदियां डिल्फू, मोरा और धनसिरी है। तेजन नदी के बारे में पता चल गया, इनकी भी नदी जो वहां पर दी गई है वो सही सुमेलित नहीं है। अगर क्या दिया गया है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित इस पार्क का पूरा क्षेत्र कुंती पूजा नदी के उत्तर में दक्षिण की ओर जाता है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। तो वहां पर 3 नदियां जो सही सुमेलित की गई हैं वो तीनों ही सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। आप हमसे कुछ चाहना चाहते हैं, यानी कि हमसे कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।